हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंद्र शुभ विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 71 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो अब हम यहाँ पर 72 क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। 72 क्वेश्चन से अपना सेशन शुरू करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए अपना प्रश्न शुरू करते हैं। आहार नियोजन महत्वपूर्ण होता है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? आहार की पोषणात्मकता, पर्याप्तता के लिए, बजट नियोजन के लिए, या समय के उपयोग के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। आहार नियोजन जो महत्वपूर्ण होता है वो आहार की पोषणात्मकता, पर्याप्तता के लिए होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। ये आपका एयर कैटरिंग में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि यह कब्ज का कारण होता है। नहीं, IDDM की आपको फुल फॉर्म बता दूं तो मैं आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायलिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायलिटीज़ मेलिटस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये आपका UGC नेट में पूछा भी गया है और इसमें IDDM दे दिया था और फिर 4 ऑप्शन दे दिए थे, इंसुलिन और आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरीके के 4 हार्मोन्स दे दिए थे और पूछा गया था कि IDDM से कौन सा हार्मोन्स रिलेटेड है। तो आपका इंसुलिन स्टार्टिंग में ही आ रहा था। अब जिन लोगों को IDDM की फुल फॉर्म का पता था उन्होंने उसका भी आंसर दे दिया होगा। IDDM की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इंसुलिन डिपेंडेंट डायलिटीज़ मेलिटस IDDM की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसका आंसर जाएगा, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है अगर हम कार्बोज को, IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो गर्भावस्था में 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। डैश के खाने से कब्ज नहीं होता है। ये जो हम रेसे रफेज खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक होता है दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन, ठीक है। वो दूध में आपको कैल्शियम भी मिलेगा और प्रोटीन में आपको सारे अमीनो एसिड जितने भी हैं आपके वो सब आपको मिलेंगे। तो गर्भावस्था के दौरान हमें हमेशा पौष्टिक तत्व ही खाने चाहिए, जिनसे हमें पौष्टिक, ऐसा भोज्य पदार्थ खाना चाहिए जिससे हमें पौष्टिक तत्व की आपूर्ति होती रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 78। फिर से यहाँ पर पूछा जा रहा है, गर्भवती महिला के लिए संस्तुति कैलोरी क्या है? मतलब कि गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कितनी अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है? तो प्लस 300 कैलोरी की, ठीक है। गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये गर्भवती स्त्री को लोहे की आवश्यकता जो होती है आपको अतिरिक्त 10 ml, यानी कि एक सामान्य स्त्री से 10 ml लोहे की आवश्यकता अधिक होती है। आपसे बता दूँ, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, एक गर्भवती स्त्री को आयरन की कमी है, तो उसको क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? फिर से वही क्वेश्चन, 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? तो ऑन्कोलॉजी किस रोग का उपचार है? कैंसर का, ठीक है। बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं? बुजुर्गों के इलाज को जरा चिकित्सा कहते हैं। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार कौन सा है? तो लीवर सिरोसिस के लिए जो प्रस्तावित आहार है वो है अधिक प्रोटीन कम सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रकार 2 डायलिटीज़ मेलिटस कहलाती है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि जो डायबिटीज़ का दूसरा प्रकार है। डायबिटीज़ आपकी 2 प्रकार की होती है, डायबिटीज़ 1 होती है, एक डायबिटीज़ 2 होती है। जो डायबिटीज़ 2 होती है उसको डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमेह का दूसरे प्रकार को क्या कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्त्रावण आपका अग्नाशय द्वारा होता है। अग्नाशय को पैनक्राइस भी बोला जाता है इंग्लिश में। और ये जो आपका पैनक्राइस है ये 3 प्रकार का, इसकी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक आपकी अल्फा कोशिका, एक बीटा, एक डेल्टा। जो अल्फा कोशिका होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। जो बीटा कोशिका होती है वह इंसुलिन का स्त्रावण करती है, ठीक है। और इंसुलिन का स्त्रावण अगर कम हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ग्लूकागोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी
कोशिकाएं करती हैं इंसुलिन का स्त्रावण, तो बीटा कोशिका इंसुलिन का स्त्रावण करती है और अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्त्रावण करती है, और दोनों ही हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा स्त्रावण होते हैं। ठीक है, रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय इनमें से किस पर ध्यान दिया जाता है? रोगी की भोजन संबंधी आदतों पर, रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। इसका रोग का कारण जानना। रोगी को ऐसा नहीं है रोगी की भोजन संबंधी आदतें, ऐसा नहीं है कि उसे मीठा पसंद है और उसे मीठे को मना किया गया है तो रोगी को मीठा ही दे देंगे, ऐसा नहीं है। रोग का कारण जानना, जो उसके रोग का कारण होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको भोजन दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 10% बच्चों में रक्ताल्पता, यानी कि रक्ताल्पता किसको कहती है? एनीमिया है। तो कितने परसेंट बच्चों में? 58.4% बच्चों में एनीमिया की शिकायत है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। डैश के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है? गुर्दे की बीमारी, अल्सर, कब्ज, मधुमेह। गुर्दे की बीमारी में प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। प्रश्न आता है HACCP एक है, ये क्या है? खाद्य सुरक्षा तंत्र है, या कृषि विपणन है, या उपभोक्ता कानून है? HACCP एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ किया गया था, और इसको फूड सेफ्टी सिस्टम कहते हैं। ये जो HACCP यानी कि खाद्य सुरक्षा तंत्र है, इसको फूड सेफ्टी तंत्र कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जा सकता है कि HACCP और P की फुल फॉर्म क्या है, तो आपकी आएगी हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, HACCP की फुल फॉर्म आएगी। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और ये प्रारंभ कब किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आता है दूध को पाश्चुकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, दूध का पाश्चुकरण किसने किया था? लुई पाश्चर ने। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नींबू का रस। नींबू के रस में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं 35 डिग्री 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है? उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आता है भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, ताकि भंडार गृह में जो आपके डिब्बे रखे हुए हैं भोज्य पदार्थों के, वो खराब ना हो। नेक्स्ट आता है प्राय दही में किसकी मिलावट की जाती है? दही में पानी की मिलावट की जाती है। केसरी दाल की मिलावटी तत्व के रूप में डैश मिलाया जाता है, तो केसरी दाल में ये जो आपकी केसारी दाल है, ये किस में मिलाई जाती है? अरहर की दाल में। और केसारी दाल से होने वाला रोग कौन सा है? लैथीरिज्म रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिर्ची पाउडर में पाए जाने वाला मिलावटी तत्व कौन सा होता है? ईट का पाउडर। नेक्स्ट आता है हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं करक्यूमीन। क्या कहते हैं? करक्यूमीन। ये जो आपका फ्लेवोनाइडस है, ये आपका लहसुन में पाया जाता है। ठीक है, और हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल को करक्यूमीन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? तो आपका पपीता में पाया जाता है। जैम बनाया जाता है फल के गूदे से, फल के अर्क से, या फलों के रस से? फलों के रस से। जैम आपका किससे बनाया जाता है? फलों के गूदे से। नेक्स्ट प्रश्न आता है घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा वेशन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। किसके होते हैं? एगमार्क के। जितने भी कृषि से संबंधित जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी आपके तत्व हैं, उन सब पे किसका प्रमाण चित्र होता है? एगमार्क का। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो भूनने तथा सेकने का प्रयोग आपका वायु द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की, वाष्प द्वारा, जल द्वारा। चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में। ठीक है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है कुपोषण। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा जाता है? उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आंच पर उबालना। ये पहला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? बहता पानी। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कार्बन, टेट्राक्लोराइड,
टाइटेनियम डाइऑक्साइड धागे की सूक्ष्मता आधारित होती है धागे की लंबाई पर, धागे के वजन पर, धागे की घुमावट पर, धागे के वजन पर। इनमें से किस प्रकार का वह सबसे खराब होता है? तो इसमें खुरदरा, मोटा, पतला, चमकदार, मध्यम या मुलायम, या फिर आपका पारदर्शी। इनमें से कौन सी रैजिस डाई की तकनीक है? टाई एंड डाई। इनमें से इसके लिए मॉडलिंग का प्रयोग किया जाता है मलमल के, ऊनी कपड़े के, मखमल के या मलमल के कपड़े पर मॉडलिंग का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्लैक्स के पौधों के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। रिपलिंग किसे प्राप्त करने के लिए की जाती है? तो लिनन को प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिनन से प्रत्येक परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा गया है, तो लिनन से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं? पीना, सीसल, कैपक, कोयल। जो आपका पीना और सीसल है ये पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, तो इसका पहला आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु कौन से हैं? तो रियान, लायोसेल और निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु कौन से हैं? रेयान, लायोसेल, एज़लोन और एल्पाका। ये जो आपका रेयान और लायोसेल है ये पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु हैं। रेयोन और लायोसेल। रेयोन आपका 3 प्रकार का होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और रेयोन की खोज किसने की थी ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है ऊन किस प्रोटीन का बना होता है? उसे क्या कहते हैं? ऊन आपका केराटिन प्रोटीन का बना होता है। ये जो प्रोटीन है ये आपका रेशम में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? तो ये आपका फ्लीस को जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तंतुओं में से किन की लचक सबसे अधिक होती है? ऊन, पॉलिस्टर, रेयॉन, सूत। ये जो आपका पॉलिस्टर और रेयॉन है इसकी लचक सबसे अधिक होती है, ठीक है। पहला और ऊन और पॉलिस्टर की लचक सबसे अधिक होती है। ये आपका तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। सेरीकल्चर निम्न में से किस संबंध में है? तो रेशम के संबंध में सेरीकल्चर है, ठीक है। एपीकल्चर किस संबंध से है? एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है तो। रेशम के कपड़ों पर विशेष परिसज्जा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रेशम के कपड़ों पर बैटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वेटिंग रेशम से होता है और रैटिंग रेयॉन से होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कार्बोनाइजिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सैनफोराइजिंग का। और ट्रेंटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? और ये भी आपको याद रखना है रासायनिक परिसज्जा कौन सी होती है आपकी और अवशोषक परिसज्जा कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु होते हैं। रेशम जो होता है वो आपका फिलामेंट होता है, बाकी सब स्टेपल होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा रेशम। नेक्स्ट आता है रासायनिक बीज संक्रामक है नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें आपका आयोग ने जो आंसर माना है ये जो आपका रासायनिक बीज संक्रामक है इसमें नीला थोथा और ब्लीचिंग पाउडर, ये पोटेशियम परमैंगनेट आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 बिल्कुल सही है, लेकिन आयोग ने इसमें इनमें से कोई नहीं कर दिया है, ठीक है। बीज संक्रामक में इनमें से कोई नहीं इसमें आंसर आएगा। प्राकृतिक बीज संक्रमण क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। प्राकृतिक पूछ रहा है ना, तो प्राकृतिक से संबंधित क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणें कहाँ से मिलती हैं? सूरज से मिलती हैं। तो सूरज अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना प्राकृतिक निसंक्रमण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, बिच्छू के काटने, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका वोहर कमेटी ने, ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या होता है? वातावरण स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, और इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों ही। अगर आपका वातावरण भी स्वच्छ है और शारीरिक स्वच्छता भी स्वच्छ है तो आप बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कण
पर काट कर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच या फिर 46 से 50 इंच। तो ये आपका 36 से 40 इंच जो होती है इसकी माप होती है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरीके से हम आपके लिए अब हमारा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो भी मैं नहीं बना रही हूँ, आप धीरे धीरे डेली करके देख सकते हैं। अब हम कल से दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।